चलिए बेटा, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज अपन देखने जा रहे हैं। पहले एक छोटा सा प्रोविजन मैं आपको बताता हूँ जो अपन ने पढ़ लिया है लास्ट क्लास में भी, और फिर उसके बाद में अपन वो देखते हैं। वोडाफोन इंडिया का केस, क्या आखिर वोडाफोन का केस क्या है, क्या नहीं है, यहाँ कैसे आ रहा है, सारी बातें। देखो बेटा, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 1 एक बात बोलता है, बिजनेस कनेक्शन वाली बात तो बोलता ही है, ठीक है। और क्या बोलता है? इफ एनी असेट located in India is transferred then such income will be deemed to accrue or arise in India for नॉन रेजिडेंट। सेक्शन 9 में स्पेसिफिकली नॉन रेजिडेंट की ही बातें की गई है। तो ये सेक्शन क्या बोलता है कि आप इंडिया में लोकेटेड किसी भी असेट को ट्रांसफर करते हैं तो ये माना जाएगा कि वो जो असेट ट्रांसफर हुई है वो कहाँ हुई है, इंडिया में हुई है। तो इसी वजह से नॉन रेजिडेंट को भी उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ये प्रोविजन है। अब हुआ क्या, देखिए बेटा, हम बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वोडाफोन का केस। आखिर वोडाफोन का केस क्या था, आइए देखते हैं बेटा। आपको इस डॉग को देख के कोई कंपनी याद आती है? कोई कंपनी के एडवर्टाइजमेंट में कभी देखा है इस डॉग को? डोकोमो। नहीं। हच। यस, इसको हम हच वाला डॉग भी बोलते हैं। यस सर। वैसे इसको पग बोला जाता है, ये हच वाला डॉग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है, ये किसके ऐड में देखा है आपने? ये जूजू, जूजू किसके ऐड में देखे हैं आपने? जूजू आते हैं वोडाफोन के ऐड में। तो एक कंपनी है इसके अंदर हच, एक कंपनी है वोडाफोन, एक कंपनी है बेटा यहां पर सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग। ये जो हच है ये इंडिया की है, वैसे इसका पूरा नाम था हच एसआर लिमिटेड। वोडाफोन जो केस हो रहा है उस टाइम की बात कर रहे हैं, नीदरलैंड्स की कंपनी। और एक कंपनी यहां पर और है, हचिसन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड। ये चार कंपनियों का पूरा गेम है इस केस के अंदर। देखो हुआ क्या, हच जो था एक टाइम पर, हच का इंडिया के अंदर बहुत अच्छा मार्केट था, टेलीकॉम के अंदर बहुत अच्छा। इसकी सिम कार्ड भी आते थे, मोबाइल फोन भी आते थे हच के। धीरे 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 इनका बिजनेस ग्रो कर गया। अब था क्या कि सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के पास हच की 67% होल्डिंग थी। मतलब सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी थी, हच सब उसकी सब्सिडरी कंपनी थी। और वहीं देखे
तो हचिसन के पास में सीजीपी इन्वेस्टमेंट की 100% होल्डिंग थी। और ये सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग जो है ये थी केमेन आइलैंड। मॉरिशियस में। ये आइलैंड का नेम कंफर्म कर लेते हैं, बड़ा अजीब सा है। यही था कि मॉरिशस की थी, लेकिन स्पेसिफिकली देखा जाए तो CAY था। ठीक है, केमेन आइलैंड पर थी कंपनी। और ये जो केमेन आइलैंड है मॉरिशस का, यहां पर टैक्स हेवन माना जाता है। मतलब टैक्स बहुत ही कम है यहाँ पर। और ये जो सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है ना, एक्चुअल में ये डमी कंपनी थी। ठीक है, इसको कुछ इंटेंशन से ही बनाया गया था। अब हुआ क्या, बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। हचिसन ने ये बोला कि हमें हमारे इंडिया वाले बिजनेस को सेल करना है। ठीक है, हच इंडिया को सेल करना है। तो वोडाफोन जो था, वोडाफोन वैसे कहाँ का है, यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का। वोडाफोन ने इस कंपनी को खरीदने में अपना इंटरेस्ट शो किया। यस, आई वांट टू बाय दिस कंपनी। तो अब वोडाफोन इस कंपनी को खरीदना चाहता था, और ये डील हुई 11 बिलियन डॉलर्स की। 11 बिलियन डॉलर्स की। और इसी के साथ साथ कुछ 2 बिलियंस के डेट भी थे हज के, जो भी वोडाफोन ने ले लिए। अप्रोक्सीमेटली 13.1 के आसपास की ये डील थी। ठीक है, अब हुआ क्या कि वोडाफोन को ये कंपनी को खरीदना था। ठीक है, तो अब ये कंपनी वोडाफोन को खरीदनी है। अब ध्यान से सुनना बात क्या है। अगर वोडाफोन डायरेक्टली हच को खरीदता, अगर वोडाफोन डायरेक्टली हच को खरीदता, मतलब हच बिक रही थी, हच सेल हो रही थी, हच कंपनी सेल हो रही थी पूरी की पूरी। वो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है स्लम सेल का, भाई पूरा का पूरा बिजनेस ही सेल हो जाता है, तो फिर स्लम सेल मान के उस पर कैपिटल गेन लग जाता है। ठीक है, तो कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है उस पर। तो इन्होंने सोचा कि कैसे इस कैपिटल गेन की लाइबिलिटी से बचा जाए, कैसे इस कैपिटल गेन की लाइबिलिटी से बचा जाए। तो इन्होंने क्या करा, ये मेनली वोडाफोन ने नहीं करा, जो किसने करा, हचिसन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड ने करा। इन्होंने हच को सेल नहीं किया, वोडाफोन को हच नहीं दी, वोडाफोन को सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग दी। तो वोडाफोन ने किसको खरीदा, हच को नहीं खरीदा। वो जब वोडाफोन ने किसको खरीदा, सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग। जब सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग को खरीदा, तो ऑटोमेटिकली उसके पास में राइट्स एंड मैनेजमेंट आ गए, किसके, हच इंडिया के। क्योंकि हच इंडिया जो थी सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग की ही क्या थी, सब्सिडरी थी। तो इस वजह से ऑटोमेटिकली क्या आ गए, राइट्स आ गए, किसके पास में, वोडाफोन के पास। और इस कंपनी का, हच इंडिया का मैनेजमेंट बदल गया, और सारे डिसीजन मेकिंग, काम करने के तरीके वगैरह सब कुछ बदल गए। ये डील हुई। ठीक है, फाइनली डील हो गई। ये डील हो गई कि हचिसन ने सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग को बेचा वोडाफोन। और सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग अपने आप में वैसे कुछ थी नहीं। क्या है, इसके पास में कुछ नहीं है सीजीपी। इसके पास में ओनली हच इंडिया के 67% शेयर्स थे। तो वो 67% शेयर्स सीजीपी के पास में थे। इसी वजह से जब वोडाफोन ने सीजीपी को खरीदा, तो ऑटोमेटिकली हच का कंट्रोलिंग पावर एंड मैनेजमेंट आ गए वोडाफोन के पास। और वोडाफोन खरीदना भी हच को चाहता था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के क्या करा, सीजीपी को खरीदा। सीजीपी को खरीदने से क्या हुआ, देखिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि इसके बाद में लेटर ऑन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने
वोडाफोन को नोटिस भेजा। क्या नोटिस भेजा? कि आप आपका टैक्स प्लस ये कुछ इंटरेस्ट है प्लस ये कुछ पेनल्टी है, ये डिपॉजिट कराओ। और बोला कि ये जो आपने ट्रांजैक्शन किया है ये इसके ऊपर इंडिया में टैक्स लगना चाहिए, इस वजह से आप जो है इसको जमा करो। सबसे पहली बात तो ये आई कि टैक्स तो उसको पे करना होता है ना जो सेल करता है। तो सेल तो हचिसन ने किया है, कैपिटल गेन हचिसन को होगा, सेलर को होता है। तो टैक्स भी किसको पे करना चाहिए? हचिसन को ही पे करना चाहिए। लेकिन यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वोडाफोन को बोला कि आप अगर किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते टाइम सेक्शन 195 बोलता है कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। इस वजह से उन्होंने बोला कि वोडाफोन की जिम्मेदारी थी कि वो पे हचीसन को पेमेंट करते टाइम क्या काटे, उसका टीडीएस काटे, और आपने नहीं काटा। इस वजह से फिर होता क्या है कि आप असेसी इन डिफॉल्ट कहलाते हो। असेसी इन डिफॉल्ट, उसको अपन पढ़ेंगे भी इस चीज को असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह में। तो असेसी इन डिफॉल्ट बन जाते हो आप, और असेसी इन डिफॉल्ट बनने की वजह से आपके ऊपर जितना टैक्स था उतनी ही पेनल्टी लगा दी जाती है। तो ये पूरा मामला हो गया, वोडाफोन थोड़ा टेंशन में आ गया कि अब क्या करें। तो अब इसके बाद में जब ये बात हो गई, नोटिस आ गया, तो इसके बाद में वोडाफोन गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। वोडाफोन चला गया बॉम्बे हाई कोर्ट में कि भाई ये जो है ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ में, हमको टैक्स देने के लिए हम इसमें लाइबल है ही नहीं। बोला क्यों लाइबल नहीं है? तो वोडाफोन का जो पक्ष था वो भी सुनो। वोडाफोन बोलता है देखो सर, जो कंपनी बिक रही है, जो कंपनी बिक रही है वो कहाँ की है? आउटसाइड इंडिया की, बाहर की कंपनी, सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग बिक रही है। और बोला जो खरीद रही है कंपनी वो नीदरलैंड्स की है, और ये जो हचीसन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड थी ना, ये हांगकांग की थी। तो बोला देखो यहां पर सारे नॉन रेजिडेंट्स की डीलिंग हो रही है सर, खरीदने वाला नॉन रेजिडेंट, बेचने वाला भी नॉन रेजिडेंट, और जो चीज बिक रही है वो भी इंडिया के बाहर की बिक रही है। इंडिया के अंदर की एसेट तो बिक ही नहीं रही है। जब इंडिया के अंदर की एसेट ही नहीं बिक रही है तो आप उसके ऊपर कैसे टैक्स ले सकती हो? ये कहना था वोडाफोन का, ये इनका पक्ष था। ठीक है सर, ये इनका पक्ष था। अब हुआ क्या आगे देखिए। आगे ये गए बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन क्या आया? बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन क्या आया? बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला देखो, मान लिया कि बाहर की कंपनी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन बाहर की कंपनी ट्रांसफर होने की वजह से किसी इंडियन कंपनी का मैनेजमेंट और राइट्स भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इस वजह से ऑटोमेटिकली हम ये मानेंगे कि इंडियन कंपनी भी क्या हुई है? ट्रांसफर हुई है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आपका मेन इंटेंशन था ही हज को खरीदना, क्योंकि सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के नाम से तो आप कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते, उसका तो एज सच कोई बिजनेस है ही नहीं। तो आपका जो मेन काम था, मेन इंटेंशन था, वो क्या था? वो मेन इंटेंशन था आपका कि हज को खरीदना। इसी वजह से जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, पता है उसने डिसीजन किसके फेवर में दिया? डिसीजन दिया हमारी गवर्नमेंट के फेवर में, कि गवर्नमेंट जो है वो सही बोल रही है। तो इसका डिसीजन जो आया वो आया इन द फेवर ऑफ सॉरी इंडियन गवर्नमेंट। 2008 के अप्रॉक्स। अब वोडाफोन यहां नहीं रुकी, और वोडाफोन इसके बाद में चली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वोडाफोन ने, ऐसा कहा जाता है कि थोड़ी सेटिंग वगैरह कर ली।
तो सेटिंग वगैरह करने के बाद में जो डिसीजन है वो अब यहां पर जाकर के वोडाफोन के फेवर में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये जो बात इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है, भारत सरकार बोल रही है, एज पर लॉ गलत है। एज पर लॉ क्या है? गलत है। तो यहां पर जो डिसीजन है वो आया इन दी फेवर ऑफ वोडाफोन। अब आप सोच रहे होंगे अब तो एपेक्स कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, अब तो बात खत्म, पिक्चर खत्म, केस खत्म। केस की असली कहानी शुरू ही अब होती है। अब देखिए कि क्या दिमाग लगाया जाता है, क्या इंडियन गवर्नमेंट करती है, आगे देखिए। अब हुआ ऐसा कि वोडाफोन ने यह डिसीजन दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी डिसीजन दे दिया कि वोडाफोन को इसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। और यहां पर फिर कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको साफ साफ दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कि आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पर गलत हुआ है, ये टैक्स अवॉइडेंस किया जा रहा है, एक्ट के लूप होल्स का फायदा उठाया जा रहा है, तो ये गलत है, ये गलत आपको नहीं होने देना चाहिए। कोर्ट का आंसर आता है कि वी आर हियर टू इंटरप्रेट द लॉ, नॉट टू फ्रेम द लॉ। वी आर हियर टू इंटरप्रेट द लॉ, नॉट टू फ्रेम द लॉ। कोर्ट बोलता है हम ओनली जो एक्ट में लिखा है उनकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, हम कानून नहीं बना सकते कि ये सही है या ये गलत है। बोला कानून अंधा होता है, आपने सुना होगा ना, तो हमको नहीं दिख रहा सही गलत, हमको कानून दिख रहा है और उस कानून के अकॉर्डिंग जो बात बन रही है वो दिख रही है। अगर आप चाहते हो कि भाई ये ना हो, ऐसा ना हो, तो लेट्स अमेंड दी एक्ट, एक्ट को अमेंड करो और फिर काम हो जाएगा। तो फिर अब हमारे प्रणब मुखर्जी उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर के दिमाग की बत्ती जली। आज तो हमारे बीच में नहीं है वो, लेकिन बहुत अच्छे वो क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो अब हुआ क्या देखिए। जस्ट वेट अ मिनट। प्रणब मुखर्जी अपने इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आपको पता होगा, लेकिन 2020 के अंदर जो है वो उनकी डेथ हो गई, वो हमारे बीच में नहीं रहे। प्रणब जी को भी ले आते हैं एक बार। यस बेटा, अब क्या हुआ देखो यहाँ पर। हमारे जो प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने क्या करा, उस टाइम पर आने वाला था ये मार्च 12 के अंदर अप्रोक्सीमेटली डिसीजन आया, जनवरी फरवरी मार्च के आसपास डिसीजन आया। इन्होंने क्या करा, फाइनेंस एक्ट 2012 जो आया उसमें सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 1 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन 5 डाली। एक्सप्लेनेशन 5 में बोला गया कि ट्रांसफर ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी, ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स ऑफ अ कंपनी which derives its value substantially from a Indian company, then if such company shares are transferred then it will be assumed that are transferred into India। इसका मतलब क्या है समझिए कि अगर किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसा कि हमारे एग्जांपल में सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, अगर उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू डिराइव कहां से हो रही है, किसी इंडियन कंपनी से हो रही है,
इंडियन कंपनी से हो रही है। मतलब किसी फॉरेन कंपनी की शेयर्स की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है? किसी इंडियन कंपनी के वजह से। अगर उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उस इंडियन कंपनी के भी ट्रांसफर हो रहे हैं और हम उसे अक्रूड इन इंडिया मान करके टैक्स लगा देंगे। इन्होंने ये अमेंडमेंट कर दिया। इसी के साथ साथ इन्होंने कैपिटल असेट की डेफिनेशन में भी अमेंडमेंट कर दिया। सेक्शन 2 क्लोज 14 में गए और वहां पर अमेंडमेंट कर दिया कि कैपिटल असेट में राइट्स एंड मैनेजमेंट भी आते हैं किसी कंपनी के। तो राइट्स एंड मैनेजमेंट ही तो ट्रांसफर हो रहा था वहां पर। तो ये जब चीज डाली गई, ये अमेंडमेंट किया गया, ये अमेंडमेंट किया गया, और ये अमेंडमेंट कैसे किया गया ये सोचो। ये देखो क्या हुआ। ये अमेंडमेंट हुआ बेटा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट हुआ, मतलब पिछले टाइम पीरियड पर भी इफेक्ट डालते हो। और कहां से हुआ? फ्रॉम 1961 इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। 1961 से ही एक्ट को अमेंड कर दिया। बोला 1961 से यही प्रोविजन लागू होगा और अब जिसने ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन किए हैं उन सबको क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। अब इन्होंने दिमाग लगा दिया और अब जब ये बात डाल दी उसके बाद तो वोडाफोन पर भी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने क्या करा? अगेन नोटिस भेज दिया वोडाफोन को। नोटिस भेज दिया वोडाफोन, बोला लाओ अब जमा कराओ। अब क्या बोलोगे बताओ, कैसी लगी हमारी? वोडाफोन को अब वापस से टेंशन हुई। उस टाइम पर इंडिया की काफी ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म भी हुआ था इस पॉइंट पर। बोला ऐसे तो कल को आप कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहा होगा, बोले रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कर दोगे लॉ में जाकर के और बोलोगे लाओ टैक्स दो। तो वहां की कंपनीज बोलने लगी अब हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे। बोलेंगे यार ये देखो कंपनी आई है, बोलते हैं अतिथि देवो भव, कोई बाहर की कंपनी आकर के बिजनेस करना चाहती उसको ऐसे परेशान कर रहे हैं। ऐसे ऐसी बातें होने लगी। वोडाफोन भी बड़ा परेशान हो गया कि यार अब करे तो करे क्या। देन अब जो है आगे वोडाफोन जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया। अब मुद्दे को इंटरनेशनली उठाया गया। और ये कहां पर है? हैग के अंदर, नीदरलैंड्स में। ये हैग है ना, ध्यान रखना, हगियू मत पढ़ना इसको। तो हैग के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है, वहीं पर है। और वहां पर जो है हुआ क्या कि इंडिया की एंड नीदरलैंड्स की बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी। बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी जिसको पढ़ा गया इंडिया और नीदरलैंड्स की। और उसके अंदर बोला गया, एक क्लोज था कि हम कोई भी अनफेयर मींस नहीं अपनाएंगे, अनफेयर डीलिंग नहीं करेंगे किसी भी नीदरलैंड की कंपनी अगर इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती है तो। लेकिन इस बात का ये इंटरप्रिटेशन निकाला गया कि आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जाकर के चेंज कर रहे हो। आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है उसके बाद भी, क्योंकि जब आप एक्ट में ही चेंज कर दोगे रेट्रोस्पेक्टिव से तो फिर सुप्रीम कोर्ट की भी वहां पर जजमेंट ओवर रूल्ड हो गई और आपका जो एक्ट है वो आ गया, क्योंकि एक्ट ही चेंज कर दिया है आपने तो रेट्रोस्पेक्टिव से। तो वहां पर ये बातचीत चली। बातचीत चलने के बाद में केस चला। एक जज जो है इंडिया का था, एक उनका था फॉरेन का नीदरलैंड का, और एक न्यूट्रल वगैरह भी रहते हैं। बातचीत चलने के बाद में डिसीजन आया। किसके फेवर में आया होगा बताओ अब डिसीजन? किसके फेवर में डिसीजन आया होगा? वोडाफोन। डिसीजन आया वोडाफोन के फेवर। वोडाफोन के फेवर में डिसीजन सुनाया गया कि भाई वोडाफोन को जो है सही है, यहां पर पॉइंट, वोडाफोन को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
उल्टा और तो और उस आर्बिट्रेशन कोर्ट ने ये और बोला कि भारत सरकार को 40 करोड़ रुपए उल्टे वोडाफोन को देने पड़ेंगे। बोला टैक्स लेना तो छोड़ो, उल्टे इसको पैसे और दो। इतनी सारी इनकी जो लीगल कॉस्ट लग गई है, फालतू में टाइम खराब हुआ है, अलग अलग जगह पहले हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर यहाँ पर आए इंटरनेशनल, और हरीश साल्वे जो थे इनके एडवोकेट रखे थे इन्होंने। हरीश साल्वे की फीस ही बड़ी मोटी ताजी है, तो वो इंटरनेशनल डीलिंग्स भी करते हैं, तो वो लॉयर्स वगैरह को रखा, तो इतने सारे पैसे लग गए ये और तो। हालांकि ये गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिए। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये डिसीजन आने के बाद में भाई गवर्नमेंट की इमेज वगैरह भी खराब हुई कि ऐसा कुछ यार यहाँ पर, और वो कहने भी लगे कि यार ये अनसर्टेनिटी नहीं है यार, ये इंडियन गवर्नमेंट में बिजनेस नहीं करेंगे यहाँ पर हम तो नहीं खेल रहे, चीटिंग करते हैं इंडियन गवर्नमेंट। बोला ठीक है आपकी जो भी बात, तुम तो ऐसे पीछे से एक्ट को अमेंड करना तो बिल्कुल ही गलत है भाई, रेट्रोस्पेक्टिव कैसे अमेंडमेंट कर सकते हो आप। तो ऐसी कुछ बातें उठने लगी। ठीक है, डिसीजन आ गया अब रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही। अब क्या हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक बिल भी पास किया है। बिल पास किया है फाइनेंस अमेंडमेंट बिल 2021। फाइनेंस अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया है, और इसके अंदर बोला है, क्या बोला है कि ये जो कंपनी है मेनली, तो एक तो वोडाफोन और एक और कंपनी है केन, जिसके ऊपर सेम टाइप का ये केस और मामला चल रहा है। बोला इन कंपनीज से हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अब कोई डिमांड ही नहीं करेंगे। मतलब इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान देने के लिए बोल रहा है कि ऐसे केसेस में हम कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चेंज नहीं करेंगे। हम माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई थी, अब से हम ऐसा चेंज नहीं करेंगे। ये बात इन्होंने बोली। जैसे ही ये बात इन्होंने बोली तो वोडाफोन के लिए खुशखबरी है, और आप देख सकते हैं कि वोडाफोन के जो शेयर्स हैं वो एक ही दिन में 20% के अप्रोक्स जो है वो उछाल मार गए। 20% एक ही दिन में बढ़ गए जैसे ही ये बिल प्रस्तुत हुआ है। अभी तक ये बिल अप्रूव नहीं हुआ है, ये ओनली आया है, लेकिन इसके आने से ही जो है एक बहुत अच्छा रैली जो है वोडाफोन में देखने को भी मिला है। सो दिस वॉज द होल केस कि किस तरीके से ये हुआ पूरा का पूरा। आज के टाइम पर तो एक्सप्लेनेशन डाल दी गई है, तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, देखो आज के टाइम के अकॉर्डिंग तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोई कंपनी के शेयर्स की वैल्यू अगर सब्सटेंशियली डिराइव हो रही है किसी इंडियन कंपनी की वजह से, तो जो है वो उस, अगर फॉरेन कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफर होते हैं तो क्या माना जाएगा कि आपको कैपिटल गेन देना है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई, आप सोचना, प्रॉब्लम को ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब कोई फॉरेन की कंपनी है ना, वहां पर एक पीटर नाम के व्यक्ति ने उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद रखे। हालांकि उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स की वैल्यू किसी इंडियन कंपनी के वजह से डिराइव होती है, ठीक है, सब्सटेंशियल। पीटर ने उस फॉरेन कंपनी के, नाम ही क्या है, फॉरेन कंपनी, नाम यही है, और एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। तो पीटर ने फॉरेन कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। उसने उस फॉरेन कंपनी के शेयर सैम को बेच दिए, सैम को बेच दिए। बताओ एज पर दिस प्रोविजन पीटर को उस कैपिटल गेन पर इंडिया पर टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बताओ। देना पड़ेगा। देना पड़ेगा भाई, इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो ये बोल दिया ना कि अगर आप किसी फॉरेन कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर रहे हो जिनकी वैल्यू सब्सटेंशियली इंडियन कंपनी से डिराइव होती है, तो आपको तो इंडिया में भी टैक्स देना। लेकिन अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम ऐसे हो गई, ऐसे तो फिर कोई, ये तो गलत हो गया। बोले आप ऐसे किसी फॉरेन कंपनी पर टैक्स लगा रहे हो, पीटर पे जाके टैक्स लगा रहे हो, क्या लॉ बना रहे हो आप। तो फिर इंडियन कंपनी ने एक्सप्लेनेशन दी, बोला देखो सब्सटेंशियली वैल्यू डिराइव होने का मतलब क्या है वो बताओ, डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम दैट। तो उसका भी इन्होंने क्या बताया, मीनिंग बताया। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे अलग से। तो इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि सब्सटेंशियली वैल्यू डिराइव होने का मतलब यह है कि पहली बात तो उस व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, उसकी 5% तक अगर होल्डिंग है उस कंपनी में, 5% तक होल्डिंग है और 10 करोड़ तक वैल्यू है, तो फिर वो इसमें कवर्ड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, दोनों बातें पूरी होनी चाहिए, ध्यान रखना। एक व्यक्ति की किसी कंपनी में होल्डिंग है
1000 करोड़ थी, पीटर की 1000 करोड़ की होल्डिंग थी फॉरेन कंपनी। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो परसेंटेज वाइज उसका इतना कुछ था ही नहीं। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो उसका बिल्कुल ही कम परसेंटेज था, तो बिल्कुल ही कम परसेंटेज था होल्डिंग के अंदर। तो फिर मान लो 2% ही था, तो फिर वो इसमें कवर नहीं होगा। ये जो वैल्यू वाली बात है ये छोड़ दो, ये दूसरी जगह डिफाइन की गई है तो वहां पर देखेंगे। अभी आप ओनली 5% वाली बात ध्यान रखो, क्योंकि वो उसमें 50% करा है इन्होंने, वो पॉइंट ही अलग है, उसको छोड़ दो, अभी वो बीच में अपने से आ गया। आप 5% वाली बात ध्यान रखो। अगर कोई व्यक्ति 5% तक की होल्डिंग रखता है और फिर वो ट्रांसफर कर रहा है तो कोई इशू नहीं। ठीक, ये तो पहली बात हो गई कि अगर मान लो अब पीटर इस सीजीपी होल्डिंग को ही, अगर इस सीजीपी होल्डिंग में कोई 2% की होल्डिंग रखता और फिर ट्रांसफर करता तो कोई बात ही नहीं, आज के टाइम पर भी कोई बात नहीं। आज के टाइम पर सेम ऐसा ट्रांजेक्शन हो तो टैक्स लग जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक्ट को अमेंड कर दिया है, वही एक्ट में नई नई एक्सप्लेनेशंस डाल दी है। लेकिन एक वर्ड का मतलब और सीखना है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि 5% तक की होल्डिंग है तो उस व्यक्ति को माफी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात बोला वैल्यू डिराइव्ड सब्सटेंशियली, एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस कंपनी ने फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी में, उस फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी में उस फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी में 10 करोड़ या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, एंड उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट असेट जो है किसकी, फॉरेन कंपनी की, उसका 50% तो उसने अकेले उस इंडियन कंपनी में कर रखा हो। देखो बात को समझो, क्या बात बोली गई। फॉरेन कंपनी, बोला क्या गया कि फॉरेन कंपनी के अगर शेयर ट्रांसफर होते हैं, फॉरेन में भी हो रहे हैं, तो भी टैक्स लगा देंगे। कब लगा देंगे? जब इस फॉरेन कंपनी के शेयर डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो लगा देंगे भाई। अब हुआ क्या कि डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम इंडियन कंपनी का मतलब क्या है? तो बोला ये तब माना जाएगा जब उस फॉरेन कंपनी ने किसी इंडियन कंपनी में, उसी वाली में 10 करोड़ और मोर का इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, और इसकी जो टोटल असेट है इसकी, उसका एटलीस्ट 50% तो इस इंडियन कंपनी में लगा हुआ। फॉर एग्जाम्पल उस फॉरेन कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट है 10,000 करोड़, उसमें से 6,000 करोड़ तो अकेले उस इंडियन कंपनी में ही लगे हुए। तो बताओ वो इस सेक्शन में, इस बात में कवर हो जाएगी कि फॉरेन कंपनी ने 10,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसमें से 6,000 करोड़ किसी इंडियन कंपनी में, तो बताओ वो इस ट्रांजेक्शन में कवर हो जाएगी कि नहीं? तो सर 10,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 6,000 करोड़ तो इस फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी में लगा रखे हैं। तो अगर देखा जाए तो अपनी टोटल असेट का 60% इसने किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, एंड 10 करोड़ से ज्यादा की भी वैल्यू है, तो ये इसमें कवर हो जाएगा। चलो आपको एक और एग्जांपल में बताता हूं। हुआ यूं कि इस फॉरेन कंपनी ने किसी इंडियन कंपनी में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और इसका टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल असेट जो है वो 10,000 करोड़ की। बताओ कवर होगा कि नहीं? बताओ क्या उस बात में, ये अगर मान लो कल को इस फॉरेन कंपनी के शेयर बिकते हैं तो उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपको चेक करना है भाई, फॉरेन कंपनी
दो कंडीशन चेक करनी होती है भाई, तभी लगेगा जब वैल्यू डिराइव्ड सब्सटेंशियली हो, वैल्यू डिराइव्ड सब्सटेंशियली हो। अब वैल्यू डिराइव्ड सब्सटेंशियली का मतलब क्या है? दो बातें। पहली बात तो 10 करोड़ से ऊपर का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। क्या है? बिल्कुल है। सेकंड बात, उस कंपनी की टोटल असेट जितनी है ना, उसका 50% या उससे ज्यादा तो उसने उस इंडियन कंपनी में लगाया हुआ होना चाहिए। अभी इस फॉरेन कंपनी की टोटल असेट 10,000 करोड़ है, इसने इंडियन कंपनी में ओनली 1,000 करोड़ लगा रखा है। तो अगर इसका हम परसेंटेज निकाले तो कितना बनता है? ओनली 10% बनता है। तो ये वैल्यू डिराइव्ड सब्सटेंशियली फ्रॉम एन इंडियन कंपनी में कवर नहीं होगा। मतलब मान लो कल को इस फॉरेन कंपनी के शेयर बिक भी जाते हैं तो उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। तो बात ओवरऑल सुन लीजिए एक बार जल्दी से। मतलब ये केस तो आपने समझ लिया, कहानी क्या थी। अब प्रोविजन पर क्या इफेक्ट पड़ा? प्रोविजन में एक्सप्लेनेशन 5 जोड़ी गई। इफ एनी फॉरेन कंपनी हुज शेयर्स वैल्यू इज डिराइव्ड सब्सटेंशियली फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंडियन कंपनी, अगर किसी विदेशी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू किससे डिटरमाइन होती है? किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स की वैल्यू की वजह से या इंडियन कंपनी की वजह से डिटरमाइन होती है, तो उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स अगर ट्रांसफर किए जाएंगे, जैसे सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग थी अपने एग्जांपल, तो भी क्या माना जाएगा? सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के शेयर्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो भी क्या माना जाएगा कि भाई ये तो इंडिया में ट्रांसफर हुआ है और कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लेकिन बात यह आती है कि वैल्यू डिराइव्ड सब्सटेंशियली का मतलब क्या है? वैल्यू डिराइव्ड सब्सटेंशियली का मतलब यह है कि उस फॉरेन कंपनी ने उस इंडियन कंपनी में 10 करोड़ या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया होना चाहिए। दूसरी बात, वो उस कंपनी के टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% या उससे ज्यादा फॉर्म होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तभी जाकर के किसी विदेशी कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर होना भी यहां पर कवर हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ओवरऑल बात ये निकली है कि फॉरेन कंपनी के शेयर्स बिकेंगे एक्चुअल में, इंडियन के बिकना तो सीधा इंडिया में टैक्सेबल, शेयर्स बिक रहे हैं फॉरेन कंपनी के और आपस में दो नॉन रेजिडेंट ही बेच रहे हैं उनको, तो इंडिया में टैक्स लगा सकते हैं कि नहीं? तभी लगा सकते हैं जब उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स की वैल्यू किससे डिटरमाइन होती हो? किसी इंडियन कंपनी की वजह से। तो अब वो कब मानेंगे कि किसी इंडियन कंपनी की वजह से? दो कंडीशन पूरी करो। पहली बात, उस फॉरेन ने उस इंडियन में 10 करोड़ या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा हो। दूसरी बात, उस फॉरेन कंपनी का टोटल जितना इन्वेस्टमेंट है ना, उसका 50% या उससे ज्यादा तो उस इंडियन में हो रखा हो, तभी मानेंगे। तो ये पूरा केस था बेटा, ये सारी बातें थी। होपफुली आपको क्लियर है। जल्दी से मुझे बताइए ये पूरा केस और ये पूरी बातें क्या आपको क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? किसी का कोई भी सवाल है बेटा पूछ लीजिए और मुझे जल्दी से कंफर्म करिए। ये ओवरऑल तो एक एक्सप्लेनेशन डाली गई, बस ये एक्सप्लेनेशन मेन है कि भाई फॉरेन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करोगे तो भी टैक्स लगा देंगे अगर वैल्यू सब्सटेंशियली डिराइव करते हैं। और सब्सटेंशियली डिराइव का मतलब है 10 करोड़ या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। दूसरी बात, उस कंपनी के टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% तो अकेले उसी कंपनी में होना चाहिए। ये बात थी। चलिए बेटा, मिलते हैं लास्ट क्लास के अंदर। इफ यू वांट टू नोट दिस केस, मैं आपको एक बार शो कर देता हूं, तो आप चाहे तो इसको बेटा नोट भी कर सकते हैं। हमारे पास में टाइम हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है इनफैक्ट, तो वी हैव टू एंड दी क्लास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बेटा, बाय बाय। तो बेटा लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वोडाफोन केस। तो एक बार ब्रीफली इसको देख लेते हैं कि वोडाफोन केस में हमने क्या फाइंडिंग्स देखी थी, व्हाट वाज द थिंग्स ओवर देयर। तो हुआ क्या था वोडाफोन केस के अंदर? एक कंपनी थी हचिसन इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी थी वोडाफोन नीदरलैंड्स की, एक थी सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग केमेन आइलैंड्स मॉरिशस की, और एक थी हचिसन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड जो कि हांगकांग की थी। हांगकांग वाली कंपनी ने मॉरिशस वाली कंपनी के 100% होल्डिंग रख रखी थी और मॉरिशस वाली कंपनी ने इंडिया वाली कंपनी की 67% होल्डिंग रख रखी। ये जो हच इंडिया वाला बिजनेस था, ये सेल करना था हचीसन को। तो हचीसन ने बोला या सोचा
कि अगर इंडिया में लोकेटेड किसी भी एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। तो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई और उन्होंने क्या करा, सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग को ट्रांसफर कर दिया वोडाफोन नीदरलैंड्स को। इस ट्रांसफर के होने की वजह से सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, जो कि एक टैक्स हेवन जगह पर थी, तो कोई खास टैक्स की इंप्लीकेशन उनके ऊपर नहीं आई। लेकिन क्योंकि सीजीपी हच के 67% होल्डिंग रखती थी, तो ऑटोमेटिकली हच भी जो है वो वोडाफोन को ही ट्रांसफर हो गई। सीजीपी तो हो ही गई, साथ ही साथ हच भी जो है वो वोडाफोन को ट्रांसफर हो गई। तो इसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वोडाफोन को नोटिस आता है कि आपको टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जमा कराने पड़ेंगे। अंडर सेक्शन 195 आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे थे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, लेकिन आपने नहीं कराया। इस वजह से आप असेसी इन डिफॉल्ट हो गए हैं, तो आपको टीडीएस के अमाउंट और उसके इक्वल की पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह वो भी जमा करा देने हैं। इसके बाद में वोडाफोन इस केस से खुश नहीं हुआ और वोडाफोन कहाँ चला गया, वोडाफोन जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में चला गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस की सुनवाई चली और उसके बाद में डिसीजन आया इन द फेवर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो वोडाफोन को कहा गया आपको जो है ये टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह जमा करानी पड़ेगी, डिपॉजिट करानी पड़ेगी। वोडाफोन इसके बाद में भी नहीं रुका और वोडाफोन जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में जो डिसीजन है वो फेवर में आता है वोडाफोन के। वोडाफोन के फेवर में डिसीजन आने के बाद में उस टाइम पर ऐसी बातें चली कि आपको सब सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप देखो साफ साफ गलत हो रहा है, फिर भी आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे, वगैरह वगैरह काफी सारी बातें। देन जवाब आता है उधर की साइड से, वी आर हियर टू इंटरप्रेट द लॉ नॉट द मेक द लॉ। जस्ट वेट अ मिनट। यस बेटा। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि वी आर हियर टू इंटरप्रेट द लॉ नॉट मेक द लॉ, और उन्होंने सेक्शन 9 की इंटरप्रिटेशन करी और उसके बाद में ये जो है बात उनके सामने निकल करके आई एज पर देयर इंटरप्रिटेशन कि वोडाफोन को जो है टैक्स नहीं देना चाहिए यहाँ पर। तो इसके बाद में क्या हुआ कि प्रणब मुखर्जी जो हमारे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना दिमाग चलाया और उसके बाद में उन्होंने क्या करा, फाइनेंस एक्ट 2012 जो आया उसका जस्ट नेक्स्ट ये डिसीजन के बाद का जो फाइनेंस एक्ट था, उसमें क्या करा, उसमें सेक्शन 9 के अंदर अमेंडमेंट कर दिया और अमेंडमेंट करके एक एक्सप्लेनेशन 5 डाली गई सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 1 के। और ये एक्सप्लेनेशन जो भी डाली गई ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंड की गई, 1961 से अमेंड की गई। बोला हम तो शुरू से ही यही प्रोविजन चाहते हैं। और ये अमेंड करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 17 कंपनीज के केस ऐसे थे जो कि इस दायरे में आ रहे थे। तो एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया कि अगर किसी फॉरेन कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं इंडिया के बाहर, लेकिन उस फॉरेन कंपनी की जो वैल्यू है दैट इज सब्सटेंशियली डिराइव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, मतलब उस फॉरेन कंपनी के शेयर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ये इंडियन कंपनी से चलती है उसकी वैल्यू। यहाँ पर अगर वो इंडियन कंपनी कुछ करेगी तो उसके शेयर पर भी फर्क पड़ जाएगा। तो उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स को भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि वो इंडिया में ही ट्रांसफर हो रहे हैं। तो सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के जो शेयर्स ट्रांसफर किए गए थे, इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा था कि वो भी क्या होंगे, अब इंडिया में ही ट्रांसफर माने जाएंगे। और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट कर दिया गया और इसके बाद में जो है वो अब वोडाफोन को टैक्स जमा करवाना जरूरी हो गया और उसको कुछ हफ्तों का टाइम दिया गया और उस टाइम पे वोडाफोन ने टैक्स जमा भी करा दिया था पहले से ही। तो टैक्स वगैरह जमा करा रखा था, लेकिन बाद में वोडाफोन जो है इसके लिए कहाँ गया, इसके बाद में नोटिस आ गया भाई अब तो हमने अमेंडमेंट कर दिया, लाइए पैसे दीजिए। वोडाफोन जो है वो क्या करा, वो हैग में गया, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन थी जो कि इंटरनेशनली मामलों को देखती है ऐसे। तो यहाँ पर एक इंडियन गवर्नमेंट थी एक पक्ष और दूसरा पक्ष था जो वोडाफोन था। वहां पर हैग के अंदर सुनवाई हुई केस की और हैग के अंदर यहाँ पर इस टाइम पर क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि आप ऐसे तो कभी भी मान लीजिए कल को ऐसा बोल देंगे कि अब तो जितनी भी फॉरेन कंपनी थी उन पे 50% टैक्स है 1961 से, लाओ 10% और एक्स्ट्रा जमा कराओ, डिपॉजिट कराओ, तो वह पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये कहा गया कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ भी चेंज कर देते हो, ये पॉसिबल नहीं है। आप आगे से बोलते हैं ऐसा होगा तो फिर भी मानने में आता है, लेकिन ये चीज आपकी गलत थी। तो फिर इसके अंदर क्या किया गया, उन्होंने क्या करा कि इसके अंदर उन्होंने जो नीदरलैंड्स का कोर्ट था उन्होंने डिसीजन सुनाया कि ये यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट गलत है, उनको वोडाफोन को जो भी पैसा उनसे लिया है वो इंटरेस्ट टैक्स का और विद इंटरेस्ट जो है वापस कर देना है।
विथ इंटरेस्ट वापस करना है, और इसके साथ साथ बोला है कि आपको इनको जो है इनकी लीगल कॉस्ट वगैरह भी आई है, वो 40 करोड़ अप्रोक्स की, वो भी आपको देनी होगी। तो ये डिसीजन सुना दिया गया। लेकिन इसके अंदर अभी क्या हुआ है, रिसेंटली एक इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंस अमेंडमेंट बिल लेकर के आया है, जिसके अंदर मेनली दो बड़े केस है, एक वोडाफोन का, एक कैन का, CAIRN, कैन जो कि है ये ऑयल सेक्टर वगैरह में कंपनी लगी हुई है, माइनिंग वगैरह में। तो ये डिसीजन आया कि गवर्नमेंट का कि हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स नहीं लेंगे इनसे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स नहीं लेंगे इन लोगों से, ऐसा बिल लेकर के आए हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है कि हम इंटरेस्ट वगैरह नहीं देंगे, और इन लोगों को बोला है कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ, और लीगल कॉस्ट वगैरह नहीं देंगे, तुम्हारा जो टैक्स का पैसा था उतना का उतना पैसा तुमको वापस दे देंगे, बस अगर चाहिए तो बता दो, और हम ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला प्रोविजन लाएंगे नहीं, हटा देंगे, ऐसी कुछ बात हो गई। ठीक है। तो अभी ये जैसे ही बिल आया तो वोडाफोन वगैरह के शेयर्स में काफी ज्यादा जो है वो उछाल देखने को मिला, पंप देखने को मिला, 20% के अप्रोक्स जो है वो एक ही दिन में जो है वोडाफोन के शेयर्स वगैरह भी बढ़ गए। तो ये ओवरऑल केस हुआ। अब इसके अंदर ये है कि ये इस केस के होने से हमारे रेलिवेंट एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए, हमारे इनकम टैक्स लॉ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, वो भी तो हमको देखना है। जैसे 9(1) के अंदर जो एक्सप्लेनेशन 5 डाली गई वो क्या थी, वो देखना है। ठीक है, उसको देखते हैं। अब यहाँ पर एक कंसर्न ये आया कि अभी तो ये बोल दिया कि फॉरेन कंपनी के शेयर्स जिनकी वैल्यू सब्सटेंशियली किसी इंडियन कंपनी से डिराइव होती है, उनको चाहे इंडिया के बाहर भी ट्रांसफर कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि इंडिया में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब डीम टू ट्रांसफर इन इंडिया है। तो मान लीजिए एक मिस्टर पीटर नामक एक व्यक्ति है, उसके पास CGP इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के 1% शेयर है, उसने उनको किसी नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर कर दिया, पीटर ने सैम को ट्रांसफर कर दिया। तो एज पर दिस एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग तो ये शेयर्स भी इंडिया में ट्रांसफर माने जाएंगे, क्योंकि CGP इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के शेयर्स की वैल्यू कहीं ना कहीं किससे डिराइव हो रही थी, किसी इंडियन कंपनी से। तो फिर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे तो आप बाहर के लोगों से भी टैक्स लेने को लगे हो, ये गलत हो जाएगा। तो फिर बोला गया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम ये छोटे लोगों को रहने देंगे, तो जिनके पास में 5% तक की होल्डिंग है ना, उनको हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, 5% तक की होल्डिंग वाले लोगों पर ये प्रोविजन हम नहीं लगाएंगे, जिनके पास में 5% तक शेयर्स है उनके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा, ये भी बात बोली गई। दूसरा बात ये भी बोला गया, डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली का मतलब क्या है, डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली का मतलब क्या है। तो बोला गया कि वो चलो अपन एक बार लिखेंगे तो एक साथ ही समझेंगे, और वैसे तो अपन लास्ट लेक्चर में भी समझ चुके हैं, लेकिन अभी फिर से उसको समझेंगे। चलिए अभी कुछ बातें अपन नोट करते हैं बेटा, आइए कुछ चीजें अपन को नोट करनी है, वो नोट करते हैं बेटा। रेलिवेंट अमेंडमेंट इन एक्ट्स के नेम से, तो हमारा पॉइंट ये बनता है कि रेलिवेंट अमेंडमेंट्स एंड प्रोविजंस ड्यू टू वोडाफोन केस। वोडाफोन केस की वजह से एक्ट के अंदर क्या अमेंडमेंट आई या क्या क्या बातें जोड़ी गई, ऐड की गई, वो भी हमको यहाँ पर देखना है। तो आइए बेटा उनको लिखते हैं। फर्स्ट थिंग है एक्सप्लेनेशन 5(2) सेक्शन 9 ऐड करेगी। ये इस क्लास में अपना जो है ये खत्म हो जाएगा, इसके इंटरनेशनल खत्म, फिर इसके बाद में सारा मतलब इंटरनेशनल वैसे भी खत्म है काफी पहले से ही। जैसे आप एडवांस रूलिंग अलग चैप्टर मान सकते हैं, इक्वलाइजेशन अलग मान सकते हैं, रेजिडेंशियल अलग भी मान सकते हैं, उसका पार्ट भी मान सकते हैं, जैसे चाहे, लेकिन इसके बाद में खत्म है। इसके बाद में हम कुछ ऐसे चैप्टर करेंगे जो कि हमारे आगे के बेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारा प्रैक्टिकल मैट एमटी वगैरह बच गया, जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, और फिर अपना अप्रोक्सीमेटली प्रैक्टिकल पार्ट जो है कवर हो जाएगा, देन वो रिटर्न वगैरह थियोरटिकल प्रोसीजरल पार्ट रहता है। तो इसके बाद में हम डिडक्शंस
सेट ऑफ वगैरह आपको मैं एडवाइस करूंगा आप पहले से पढ़ ले, उनको थोड़ा फास्ट ट्रैक करेंगे हम, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, और उनके कोई स्पेसिफिकली हमको क्वेश्चन भी नहीं कर ले सेपरेटली, बस उनका प्रोविजन हमें पता होना चाहिए डिडक्शंस के एंड सेट ऑफ के, क्योंकि उसी से हमारे आगे के चैप्टर्स का बेस बनेगा। आगे के चैप्टर्स करने के लिए हमें वो थोड़े याद होने चाहिए, पता होने चाहिए बस। तो एक बार आप उसको जरूर से देख लें, मैं भी कराऊंगा, लेकिन हम थोड़ा उसको फास्ट करेंगे, टाइम कम लगाएंगे, ये ध्यान रखें। और एक टीडीएस भी बेटा, तो टीडीएस, डिडक्शन एंड सेट ऑफ, ये 3 चैप्टर हम करने वाले हैं, और ये 3 चैप्टर आप इंटर में भी पढ़ते हैं, वही सेम यहाँ पर है, सेम टू सेम प्रोविजन यहाँ पर है। तो उनको एक बार फास्ट ट्रैक आपके माइंड में आप फ्रेश हो जाए, रिवाइज हो जाए, आपको वो करेंगे। देन हमारे पास में मैट एएमटी वगैरह जो है वो रह जाता है। एक्सप्लेनेशन 5 क्या बोलती है सेक्शन 9 की, देखिए। अ कैपिटल असेट being any share in a company incorporated outside India shall be deemed to be situated in India if the share derives directly or indirectly its value substantially from the asset located in India। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी के शेयर लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे अगर, फॉरेन कंपनी के शेयर लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे अगर उन वो जो शेयर है वो वैल्यू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, किसी इंडियन कंपनी से डिराइव कर रहे हैं इसका। अब ये सब्सटेंशियली डिराइव का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो भी देखते हैं, देन अपन इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मीनिंग ऑफ डिराइव its value substantially। The shares referred under explanation 5 shall be deemed to derive its value substantially from the asset tangible या intangible
located in India on the specified date the value of such asset, first point, exceed rupees 10 crore and represents at least 50% of the value of all the asset owned by फॉरेन कंपनी। देखिए बेटा, इसका मीनिंग क्या है, ओवरऑल अब दोनों को लिंक करके हमको समझना है बात को। बोलते हैं कोई भी फॉरेन कंपनी के शेयर्स सिचुएटेड इन इंडिया मान लिए जाएंगे अगर उनकी वैल्यू सब्सटेंशियली किसी इंडियन कंपनी से डिराइव हो रही है, ठीक है, या फिर यूं बोले कि इंडिया में लोकेटेड किसी असेट से डिराइव हो रही है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन्होंने असेट वर्ड यूज करा। अब कब सब्सटेंशियल वैल्यू डिराइव होना माना जाएगा, कब माना जाएगा कि हाँ ये वैल्यू सब्सटेंशियली डिराइव हो रही है इंडिया में लोकेटेड किसी असेट से? तो बोला दो बातें पूरी होनी चाहिए। पहली बात तो जो उसकी वैल्यू है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, जो भी आप ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 10 करोड़ या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। और उस फॉरेन कंपनी की जो टोटल असेट है ना, उसका एटलीस्ट 50% तो उसी इंडियन कंपनी में, इंडियन असेट में लगा हुआ होना चाहिए। जैसे अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एक इंडियन कंपनी है और ये फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी होल्ड करती है 60% होल्डिंग, 60% होल्ड करती है और इसकी वैल्यू जो है वो रुपीज 500 करोड़। एक बार 60% को हम कम कर लेते हैं 40%, एंड फॉरेन कंपनी के शेयर्स जो है ट्रांसफर हो गए। ऑल शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर हो गए। क्या ये शेयर्स इंडिया में ट्रांसफर माने जाएंगे? क्या इस ट्रांसफर पर इंडिया में टैक्स लगेगा बेटा? क्या आपको लगता है, क्या इस ट्रांजेक्शन पर इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर। लगेगा। इस ट्रांजेक्शन पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। इस ट्रांजेक्शन पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। दो बातें हैं जो कि पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। क्या है? बिल्कुल है। सेकंड थिंग, फॉरेन कंपनी की टोटल असेट का क्या अकेले इसके अंदर हो रखा है इन्वेस्टमेंट? मतलब 50% इसमें होना चाहिए। अभी नॉर्मली बात करें तो यहाँ 40% ही है, तो ये जो 50% वाली बात है ये पूरी नहीं हो रही है, तो इस वजह से इस केस में टैक्स नहीं लग पाएगा। आपको एक और एग्जांपल देता हूं। फॉरेन कंपनी की बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल है 10,000 करोड़
और इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन इंडियन कंपनी 1000 करोड़ का, और एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन यूएसए कंपनी 9000 करोड़। इसके सारे शेयर ट्रांसफर हो गए। डीम टू ट्रांसफर इन इंडिया माने जाएंगे कि नहीं, यस और नो? बताओ, अब बता दो। क्या ये शेयर्स जो ट्रांसफर होंगे इस फॉरेन कंपनी के, सारे ही ट्रांसफर हो गए, 10,000 करोड़ की कैपिटल पूरी ट्रांसफर हो गई, क्या ये डीम्ड टू ट्रांसफर्ड इन इंडिया माने जाएंगे? क्या इन पर इंडिया में टैक्स लगेगा Yes, या sir. नहीं लगेगा? तो लेट अस लॉजिकली एग्जामाइन द थिंग। No, sir. फर्स्ट थिंग, वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन बोल लो या इन्वेस्टमेंट बोल लो, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो अबाउट 10 करोड़ है। सेकंड थिंग क्या पूरी होनी चाहिए? सेकंड थिंग, फॉरेन कंपनी का टोटल जितना इन्वेस्टमेंट है उसका 50% तो अकेले इंडियन कंपनी में ही होना चाहिए असेट के अंदर। तो असेट के अंदर अगर फॉरेन कंपनी ने देखे तो 10,000 करोड़ लगा रखे हैं। इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन इंडियन कंपनी, 10%. तो यहां पर देखेंगे तो 1000 करोड़ इंडियन कंपनी में लगे हैं आउट ऑफ 10,000 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट। तो ये 10% है। तो ये सेकंड वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई, नहीं. तो इस वजह से ये कवर्ड नहीं होगा, ये टैक्सेबल इन इंडिया नहीं होगा बेटा। इस बात को समझे कि नहीं, बताओ यस और नो? यस सर। अब एग्जाम्पल नंबर 2 Yes. देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, अगेन इसी फॉरेन कंपनी की बैलेंस शीट हमें यहां पर मिल रही है। अब इसकी शेयर कैपिटल जो है वो 10,000 करोड़ की है, और इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी 6,000 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट इन यूएसए कंपनी 4,000 करोड़ है। इस फॉरेन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो गए सारे के सारे। तो बताओ वो शेयर्स डीम्ड टू ट्रांसफर्ड इन इंडिया में अब कवर होंगे कि नहीं होंगे? तो लेट Yes, अस sir. चेक। Yes, sir. वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन या वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 6,000 करोड़ है, जो कि अबाउ है 10 करोड़ से। तो फर्स्ट कंडीशन पूरी। सेकंड कंडीशन, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपकी टोटल असेट का आपने कितना इंडियन कंपनी में लगा रखा है। तो आउट ऑफ 10,000 करोड़ 6,000 करोड़ तो इंडियन कंपनी में ही लग रखा है, 60%। ये वाली कंडीशन भी पूरी, दोनों कंडीशन पूरी। तो इस केस में डीम्ड टू ट्रांसफर्ड इन इंडिया बन जाएगा। और फिर अकॉर्डिंगली एज पर, अगर आज की डेट में कोई ऐसा करता है तो उसको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये वाली बात थी बेटा कि जो एक्सप्लेनेशन डाली गई उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज आया। तो सेक्शन 9 कितना डीप में जा सकता है ये आप देख ही सकते हैं कि सेक्शन 9 जो है कितना डीपली जाकर के बात बोलता है। एक और बात देख लेते हैं बेटा, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी कि छोटे मोटे लोगों को बाहर रखा गया इससे, जिनके पास में 5% तक की होल्डिंग थी। तो उसको और लिख लेते हैं, देखिए बेटा। थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन
to the small shareholders of the foreign company from indirect transfer, जो ये बात अपन पढ़ रहे हैं उसके बारे में। Provisions of explanation 5 will not be applicable on such transfer which fulfills following conditions. First, such shareholder does not holds any control or management। पहली बात तो उस शेयर होल्डर का उस कंपनी में ना तो कोई कंट्रोल है ना कोई मैनेजमेंट है। नॉर सच शेयर होल्डर, चलो इसको ऐसे लिखिए, सच शेयर होल्डर does not holds any voting power or share capital or interest exceeding 5% of the total voting power or total share capital। At any time in 12 months preceding the date of such transfer। तो बेटा यहां पर छोटे लोगों को बोला गया है कि हम आप लोगों को इस सेक्शन से बाहर रखेंगे अगर आप इन कंडीशंस को पूरा कर देते हैं, तो इन कंडीशंस को पूरा करते हैं। सो व्हाट आर द कंडीशन? फर्स्ट इज दैट कि उस शेयर होल्डर का उस कंपनी में कोई कंट्रोल मैनेजमेंट का राइट वगैरह नहीं है, या आप यहां पर ऐड भी कर सकते हैं होल्ड्स एनी राइट ऑफ, एनी राइट ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट नहीं है उसके पास में, कंट्रोल मैनेजमेंट का कोई राइट नहीं है। और जो उसकी टोटल वोटिंग पावर है या शेयर कैपिटल है, इंटरेस्ट है, वो टोटल वोटिंग पावर और शेयर कैपिटल के 5% के अंदर अंदर ही है, 5% तक भी है तो चलेगा, उससे एक्सीड नहीं कर रहा है।
पिछले 12 महीनों में कभी भी नहीं करा था। ऐसा तो नहीं है, आज के टाइम तो नहीं है उसका, आज के टाइम तो 4% ही है, लेकिन 15 दिन पहले ही उसका 50% था, तो फिर वो कवर हो जाएगा। इसके अंदर ध्यान रखिए, मतलब पिछले 12 मंथ्स तक आपकी स्थिति ऐसी की ऐसी है, आपकी सिचुएशन ऐसी की ऐसी ही है, तो ये बात जो है बन जाएगी। ये बात बेटा बोली गई थी, बड़ी सिंपल सी बात थी ये। और अब एक लास्ट बात इसके अंदर आ जाती है प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन की, वो भी देख लेते हैं। प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन, जस्ट वेट अ मिनट। यस बेटा, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, आखिरी टॉपिक रहा है। लास्ट टॉपिक है प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन ऑफ गेन्स फ्रॉम इनडायरेक्ट ट्रांसफर। सर सर वो कंट्रोल वाला पॉइंट समझ में नहीं आया था। प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन, जस्ट वेट अ मिनट, ऑफ गेन फ्रॉम इनडायरेक्ट ट्रांसफर। आप प्लीज चैट का यूज करें, जो बेटर होगा। प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन ऑफ गेन्स फ्रॉम इनडायरेक्ट ट्रांसफर, इसका मतलब क्या है बेटा? देखिए, सिंपल सी बात यह है कि हमारी फॉरेन कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, फिर अपन इस पॉइंट को रिलेट करते हैं। इधर लाइबिलिटी है, इधर असेट है। जैसे कि ये सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग की बैलेंस शीट है, जिसके शेयर्स एक्चुअल में ट्रांसफर हुए थे। तो इसके अंदर क्या हुआ देखो, कि इसकी टोटल शेयर कैपिटल जो है 10,000 करोड़ थी, और इन्वेस्टमेंट इन हच इंडिया लेट से 7,000 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट इन यूएसए कंपनी 3,000 करोड़। अब हुआ क्या, सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ने ट्रांसफर कर दिए सच शेयर्स एट 60,000 करोड़ टू अनदर कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये ट्रांसफर पर जो गेन होगा वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, वो चेक करो। क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है? बिल्कुल है सर। क्या इस कंपनी ने अपने टोटल असेट का 50% से ज्यादा किसी इंडियन कंपनी में लगा रखा है? देखो, 10,000 में से 7,000 तो उसी में लगा हुआ है, तो वो भी पूरी हो रही है, तो ये जो गेन है ये इंडिया में टैक्सेबल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटल गेन हुआ कितना है? कैपिटल गेन कितना हुआ है देखिए, 60,000 करोड़ में तो ट्रांसफर करा है, और इन्होंने लिया कितने में था? 10,000 करोड़ इनकी बैलेंस शीट में दिख रही है कि 10,000 करोड़ की इनकी कैपिटल थी, तो टैक्स तो गेन पर ही लग सकता है, तो गेन कितना हुआ? 50,000 करोड़। अब एक सवाल बेटा ये, क्या ये पूरा का पूरा गेन इंडिया में टैक्सेबल हो जाना चाहिए क्या?
क्या ये पूरा का पूरा गेन जितना हुआ है, क्या ये सारा का सारा गेन इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं, सवाल ये उठता है। तो जवाब ये है कि पूरा का पूरा नहीं हो सकता। जितना प्रोपोर्शन इंडिया का था उतना ही हो सकता है, क्योंकि जो यूएसए कंपनी का इन्वेस्टमेंट है उस पर आप टैक्स कैसे ले सकते हो, उसका तो सवाल ही नहीं उठ सकता। तो यहां पर प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन इन इंडिया, तो देखो प्रोपोर्शनेट कितना टैक्सेबल होगा, 50,000 करोड़ था। अगर प्रोपोर्शन बनाए इंडिया का तो 7,000 डिवाइड बाय 10,000, इंडिया का इतना था, ये 7/3 भी कर सकते हैं आप। तो इसके ऊपर कितना प्रोपोर्शनेट गेन जो है इंडिया में टैक्सेबिलिटी के लिए आता है हमारे पास में, ये देख लीजिए आप, ये टैक्सेबल होगा इंडिया में। तो ये हो जाएगा 35,000। 35,000 करोड़। 35,000 करोड़ हो जाए। सो ये टैक्सेबल होगा इंडिया के अंदर। तो प्रोविजन क्या बोला, ओनली दैट प्रपोर्शन ऑफ गेन विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। कौन सा, इक्वल्स टू द होल्डिंग, जितना प्रोपोर्शनेट होल्डिंग है उतना ही प्रोपोर्शनेट जो है इंडिया के अंदर गेन टैक्सेबल होगा। ये सिंपल सी बात बोली गई है। तो प्रोविजन क्या बन गया, और ये प्रोविजन अपना खत्म भी हो गया। ओनली दैट गेन will be taxable in India which relates to the investment in Indian, only proportionate gain will be taxable. So this was the thing बेटा, this was the third thing जो कि वोडाफोन केस की वजह से जो है चेंज आया एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर। तो सबसे पहला केस तो क्या बोलता था, जल्दी से एक बार तीनों बातें देख लीजिए बेटा, अपना टाइम हो गया। तो सबसे पहली बात तो हमको क्या बोली गई, एक्सप्लेनेशन 5 ऐड करी गई। एक्सप्लेनेशन 5 ऐड करके बोला गया कि अगर किसी भी फॉरेन कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कैसे डिराइव होती है, उसकी वैल्यू किस वजह से है, उसकी वैल्यू इस वजह से है कि किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स की वजह से किसी फॉरेन कंपनी की शेयर्स की वैल्यू डिराइव हो रही है। तो किसी भारतीय कंपनी के शेयर की वजह से किसी फॉरेन विदेशी कंपनी के शेयर की वैल्यू डिराइव होती है। अगर ऐसा होता है तो जब आप उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स भी बेचोगे ना, ऑल्दो वो इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया मान ली जाएगी और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये एक्सप्लेनेशन 5 में बोला गया। फिर उसके बाद में क्या बोला गया एक्सप्लेनेशन 5 के अंदर के, इस बात से तो अगर कोई भी करे, आज मिस्टर पीटर नाम का कोई व्यक्ति, उसके पास 100 शेयर है किसी फॉरेन कंपनी के, लेकिन उस फॉरेन कंपनी के शेयर की वैल्यू डिराइव कहां से होती है, किसी इंडियन कंपनी की वजह से होती है। तो उस पीटर को भी टैक्स देना है फिर तो इंडिया में, इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से क्या बोला गया कि हम इस एक्सप्लेनेशन में आपको एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि ये जो है इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा छोटे मोटे लोगों के लिए, छोटी मोटी होल्डिंग जो रखते हैं। बोला छोटे मोटे लोग कौन है, छोटी मोटी होल्डिंग वाले कौन है, बोला जो कोई भी कंट्रोल और मैनेजमेंट नहीं रख रहे हैं उस कंपनी में। पहली बात तो जैसे मान लीजिए मिस्टर पीटर नाम का व्यक्ति है, 100 शेयर रखता है, 1% होल्डिंग रखता है, 2% रखता है, और उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट में कोई हाथ नहीं है उस कंपनी के। सेकेंड थिंग, उसकी जो टोटल होल्डिंग है वो 5% के अंदर अंदर ही है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति कंट्रोल और मैनेजमेंट में हाथ नहीं रखता लेकिन होल्डिंग 10% है, तो वो इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन दोनों बातें पूरी होनी चाहिए, ध्यान रखें, कंट्रोल और मैनेजमेंट में कोई हिस्सा नहीं है, और दूसरी बात जो है वो 5% के अंदर अंदर ही उसकी होल्डिंग है। अगर ऐसा है, जैसे मान लीजिए मिस्टर पीटर कंट्रोल मैनेजमेंट में कोई हिस्सा नहीं और 2% होल्डिंग रखता है उस कंपनी, तो वो इस सेक्शन में कवर नहीं होगा। अगर वो शेयर्स ट्रांसफर भी कर देता है तो उसके शेयर्स पर जो गेन होगा वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा।
क्योंकि वो एक बड़ा शेयर होल्डर नहीं है। बड़ा शेयर होल्डर उसको माना गया जो ये दोनों बातों को पूरा करे, कंट्रोल और मैनेजमेंट भी रखे और 5% से ज्यादा की होल्डिंग भी रखे। ये बात अपन ने इसके अंदर पढ़ी। और थर्ड बात हमने पढ़ी कि ओनली प्रोपोर्शनेट गेन ही टैक्सेबल होगा। जैसे इस कंपनी को गेन हो गया 50,000 करोड़ का, पूरा 50,000 करोड़ टैक्सेबल नहीं होगा। जितनी परसेंट होल्डिंग इंडियन कंपनी में उसका प्रोपोर्शन निकाला जाएगा। इसको 10,000 करोड़ पर 50,000 करोड़ का गेन हो रहा है। इंडिया में तो ओनली 7,000 करोड़ की होल्डिंग है ना, तो इस वजह से 50,000 करोड़ का गेन तो 10 पर हुआ, तो 7 पर कितना बनेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर तो 7 ही है। तो ये प्रोपोर्शनेट निकाल के हमारा 35,000 करोड़ है। तो बेटा ये था ओवरऑल अपना वोडाफोन केस और इसकी फैक्ट्स, फाइंडिंग और एक्ट में जो चेंज आए। किसी का कोई भी सवाल या डाउट है तो बता दीजिए बेटा जल्दी से, अपना ऑलरेडी टाइम जो है एक्सीड हो चुका है। क्लियर है बेटा सारी बात? जल्दी से मुझे बता। ठीक है रजत, कशिश, ओके ओके, ठीक है बेटा, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।